हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPR। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं नाभिकीय भौतिकी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलेगा, इस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। जब किसी तत्व के परमाणु पर, मतलब जो परमाणु है उसके पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो साधारणतः परमाणु के जो नाभिक का कृत्रिम विघटन हो जाता है। तो कोई परमाणु है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे न्यूट्रॉनों की बमबारी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जो उसका नाभिक होगा वह कृत्रिम रूप से विघटन हो जाता है, जैसे क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन कहा जाता है। इससे हल्के कण जैसे कि अल्फा कण, बीटा कण और प्रोटॉन इत्यादि उत्सर्जित होते हैं। इससे क्या होते हैं, अल्फा, बीटा, प्रोटॉन आदि उत्सर्जित होते हैं। कभी कभी न्यूट्रॉन नाभिक द्वारा अवशोषित होकर नाभिक को से एक भारी आइसोटोप में बदल जाता है। कई बार क्या होता है, जो न्यूट्रॉन होता है वह नाभिक द्वारा अवशोषित होकर नाभिक को उससे एक भारी आइसोटोप में बदल देता है तथा गामा प्रोटॉन के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो क्या करता है, गामा प्रोटॉन के रूप में ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन का पराग्रहण करके तुलनात्मक द्रव्यमानों के दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। तो जो नाभिकीय विखंडन होता है वो क्या होता है, तो इसमें एक जो भारी नाभिक होता है वह एक न्यूट्रॉन का पराग्रहण करता है और तुलनात्मक द्रव्यमान से दो हल्के हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ तीव्र न्यूट्रॉन और विखंडन खंडों की गतिज ऊर्जा व गामा किरणों के रूप में ऊर्जा की विशाल मात्रा विमोचित या रिलीज होती है। तो इसमें क्या होता है, जो तीव्र इलेक्ट्रॉन होते हैं वो और विघटन खंडों से एक गतिज ऊर्जा निकलती है जिससे गामा किरणों के रूप में ऊर्जा का विशाल मात्रा में विमोचन होता है। इस प्रक्रिया ही परमाणु बम या नाभिकीय रिएक्टर का आधार होती है। कोई भी परमाणु बम है या फिर नाभिकीय रिएक्टर है, उसमें नाभिकीय विखंडन का ही प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह होता है कि इससे अत्यधिक ऊर्जा होती है और इसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होती है, इसमें बहुत सारी ऊर्जा विमुक्त होती है, रिलीज होती है, जिसे क्या कहा जाता है, नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। 1 ग्राम यूरेनियम का विखंडन होने पर 5 × 10⁻23 MeV ऊर्जा उत्पन्न होती है। इतनी ऊर्जा 20 टन TNT ट्राइनाइट्रो टॉलिन्स के विस्फोट में उत्पन्न होंगे। तो एक यूरेनियम से कितना विस्फोट या फिर कितना विखंडन ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 5 × 10⁻23 ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कि सिर्फ 20 टन TNT के विस्फोट करने से जितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो सबसे ज़्यादा क्या है, यूरेनियम यूजफुल है। फिर आता है परमाणु बम क्या होते हैं। परमाणु का अधिक उपयोग या उपयुक्त नाम नाभिकीय बम होता है, न्यूक्लियर बम कहा जाता है इसको। यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के द्वारा विखंडनीय पदार्थों की अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को बनाया रखा जा सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें तीव्रगामी जो न्यूट्रॉन होते हैं उनके द्वारा विखंडनीय पदार्थ में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को बनाया रखा जाता है। तब उस पदार्थ से अति अल्प समय में ऊर्जा की विशाल मात्रा विमुक्त होती है। इसमें क्या होता है, एक पूरी विखंडनीय पदार्थ की अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, इसमें बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। परमाणु बम में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 के दो टुकड़े एक सघन आवरण में पृथक पृथक रखे जाते हैं। बम के विस्फोट में 10⁻70 सेल्सियस के ताप की या कोटि का ताप और लाखों वायुमंडलीय दाबों के बराबर दाब उत्पन्न होता है। तो जो यूरेनियम होता है, इसमें परमाणु बम में हम यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग करते हैं। इन दोनों टुकड़ों को एक सघन आवरण में पृथक पृथक रखते हैं। बम के विस्फोट से 10⁻70 सेल्सियस कोटि का ताप और लाखों वायुमंडलीय दाबों के बराबर दाब उत्पन्न होता है। नाभिकीय रिएक्टर क्या होते हैं, नाभिकीय रिएक्टर या फिर परमाणु भट्टी जिसको कहा जाता है। नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा संयंत्र होता है जिसमें विखंडनीय पदार्थों में स्वपोषित नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया चलाई जाती है। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, परमाणु बम पढ़ा था जिसमें क्या था, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया बन रही थी। लेकिन जो हमारी नाभिकीय रिएक्टर होता है, परमाणु भट्टी होती है, उसमें क्या करते हैं, जो विखंडनी क्रिया तो होती है लेकिन वह नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया से चलती है तथा इससे नियत दर पर ऊर्जा प्राप्त की जाती है।
नियत ऊर्जा प्राप्त होगी। इस ऊर्जा को अनेक उपयोगी कार्य में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो एक नियंत्रित ऊर्जा है तो हम इसको कहीं पर प्रयोग कर सकते हैं। यह अधिक रिएक्टर या जो अभी आधुनिक रिएक्टर हैं उनमें निम्न प्रकार के भाग पाए जाते हैं। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाली है, अत्यधिक उपयोग होती है ये वाला परमाणु रिएक्टर। तो इसके अलग अलग भाग होते हैं, जैसे पहले क्या होता है, ईंधन होता है, दूसरा मंदक होता है, तीसरा शीतलक होता है और चौथा नियंत्रक छड़ें होती हैं। तो पहला, इसमें हमें जलाने के लिए ईंधन चाहिए पड़ेगा, तो पहला होता है ईंधन। यह रिएक्टर का सबसे मुख्य भाग होता है। यह वह पदार्थ होता है जिसका विखंडन किया जाता है, मतलब मुख्य भाग है ईंधन जो जलेगा और इसी का विखंडन किया जाता है। इसके कार्य के लिए हम यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम प्रयुक्त में लेते हैं। फिर आता है मंदक। इसका कार्य क्या होता है, जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी गति को मंद करता है। मंदक मंद करेगा तो न्यूट्रॉन की जो गति होती है उसको मंद कर देता है, क्योंकि मंदित न्यूट्रॉन का यूरेनियम और प्लूटोनियम नाभिक में विखंडन करने की प्रायिकता अधिक होती है। तो यदि हम मंदित कर देते हैं न्यूट्रॉनों को तो क्या करता है, यूरेनियम और जो प्लूटोनियम नाभिक होते हैं उनमें विखंडन करने की प्रायिकता अधिक होती है। इसके लिए भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड प्रयुक्त किए जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, भारी जल का, ग्रेफाइट का, बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। भारी जल सबसे अच्छा मंदक होता है। नेक्स्ट आता है शीतलक। विखंडन होने पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब कोई पदार्थ विखंडित होता है तो उसमें बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्राप्त होती है, जिसको शीतलक द्वारा हटाया जाता है। तो उसको जो ऊर्जा होती है, गर्म हो जाता है, उसको शीतलक के द्वारा हटाया जाता है। इसके द्वारा वायु, जल और कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्टर में प्रवाहित किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, हवा को, जल को, कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्टर के अंदर प्रवाहित किया जाता है शीतलक के रूप में। नियंत्रक छड़ें, कंट्रोल रॉड्स कहा जाता है। यह कैडमियम अर्थात बोरोन की छड़ें होती हैं। तो किससे बनी होती हैं, कैडमियम की या बोरोन की होती हैं, जो कि रिएक्टर के विखंडन दर को नियंत्रित करता है। तो ये क्या करता है, जो हमारा रिएक्टर है उसके विखंडन को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त होता है। कैडमियम व बोरोन मंद न्यूट्रॉनों के अच्छे अवशोषक होते हैं। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, कैडमियम और बोरोन जो होते हैं वो न्यूट्रॉन्स के अच्छे अवशोषक होते हैं, तथा जब इन क्षणों को रिएक्टर के भीतर ढकेला जाता है तो विखंडन की दर कम हो जाती है। बहुत जल्दी विखंडन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल करने के लिए इन क्षणों को डाल देंगे, तो हमारी जो पूरी दर है विखंडन की वह रुक जाएगी, कम हो जाएगी। तथा जब ये बाहर खींच लिए जाते हैं तो विखंडन की दर फिर से तेज हो जाती है। नेक्स्ट आता है नाभिकीय संलयन, जिसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। जब दो अर्थात अधिक हल्के नाभिक अति उच्च चाल की गति से परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। देखो अब विखंडन में क्या था, एक नाभिक टूट रहा था, लेकिन जो हमारा नाभिकीय संलयन होता है इसमें क्या होता है, दो या उससे अधिक हल्के नाभिक अति उच्च चाल की गति से परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान संलयन करने वाले मूल नाभिक के द्रव्यमान के योग से कम होता है। तो जो मूल नाभिक था उसके द्रव्यमान के योग से ज्यादा होगा जो संलयन होने से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान है, तथा द्रव्यमान की यह क्षति ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। तो जो ये क्षति हुई है ये हमें कैसे प्राप्त होगी, ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। जो संलयन से प्राप्त नाभिक है उसका द्रव्यमान संलयन करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। मतलब जो जुड़ रहे थे पहले मूल नाभिक हैं उनका योग ज्यादा होगा और संलयन होने के बाद जो प्राप्त नाभिक है का द्रव्यमान है वो कम होगा। तो जो कमी होती है वह क्या होती है, ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए दो ड्यूटोन जिसको 1H2 या भारी हाइड्रोजन नाभिक को संलयित करके एक ट्राइटन या फिर टाइटेनियम का नाभिक बनाया जाता है तो उस क्या होगा, टाइटेनियम का द्रव्यमान कम होगा मीन से, या जो मूल नाभिक था उससे। भारी हाइड्रोजन के नाभिक के संलयन से प्राप्त ऊर्जा उतने ही द्रव्यमान के यूरेनियम के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा से कहीं अधिक होती है। मतलब भारी हाइड्रोजन के नाभिक के संलयन से प्राप्त ऊर्जा उतनी ही द्रव्यमान के यूरेनियम के विखंडन की से प्राप्त ऊर्जा है उससे कहीं ज्यादा होती है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन बम। वह नाभिकीय संलयन बम होता है। तो ये जो हमारा हाइड्रोजन बम है ये भी क्या है, एक नाभिकीय संलयन बम होता है जो कि भारी हाइड्रोजन नाभिक के संलयन पर आधारित होता है। जो भारी हाइड्रोजन होते हैं उनके संलयन पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। चूंकि संलयन अति उच्च दाब तथा अति उच्च ताप पर होता है अतः संलयन बम के साथ एक विखंडन परमाणु बम को प्रज्वलक के रूप में प्रयुक्त करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, जो संलयन बम होता है
इसके साथ एक विखंडन या परमाणु बम को प्रज्वलक या प्रज्वलक के रूप में प्रयुक्त करना पड़ता है। हाइड्रोजन बम में संलयन की प्रक्रिया एक अनियंत्रित प्रक्रिया होती है। जो हाइड्रोजन बम है उसमें भी अनियंत्रित प्रक्रिया होती है। इसका प्रयोग केवल विध्वंसकारी ही हो सकता है। वास्तव में सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत हल्के नाभिकों का संलयन ही होता है। अब आता है इससे रिलेटेड प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो मेसोन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो मेसोन की खोज की गई थी हिडेकी युकावा के द्वारा। हिडेकी युकावा के द्वारा खोज की गई थी मेसोन को। मेसोन की मेसन, तुम तो युवा हो भैया, युकावा। तो हिडेकी युकावा मेसोन की खोज की थी। अब आता है पॉजिट्रॉन। इसकी खोज की थी किसने? CD एडिसन एवं UF हिंस के द्वारा। जो पॉजिट्रॉन है इसकी खोज की थी एंडरसन के द्वारा और UF हिंस के द्वारा। सूर्य और तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था HA वेथे के द्वारा। HA वेथे के द्वारा, मतलब बात ही नहीं थी कि ऊर्जा उत्पादन करते हैं तारे और सूर्य, तो ये किसने बताया था? HA वेथे के द्वारा बताया गया था। परा यूरेनियम तत्व का संश्लेषण ये फर्मी के द्वारा नहीं किया था। फर्मी के द्वारा तो परमाणु भट्टी बनाई गई थी, तो डी गलत है। तो पहला आता है मेसोन की खोज किसने की थी? मेसोन की खोज की थी हिडेकी युकावा के द्वारा। पॉजिट्रॉन की एडिसन और हिंस के द्वारा। सूर्य और तारों में ऊर्जा उत्पादन का जो सिद्धांत है वह HA वेथे के द्वारा दिया गया था। वर्ष 1938 में अमेरिकी वैज्ञानिक HA वेथे ने बताया कि सूर्य तथा ब्रह्मांड के अनेक तारों की ऊर्जा का स्रोत यहाँ होने वाले नाभिकीय संलयन है। किसने बताया था? ये वेथे के द्वारा बताया गया था। मेसोन मूल कणों की खोज 1935 में वैज्ञानिक हिडेकी युकावा के द्वारा की गई थी। पॉजिट्रॉन नामक जो धनावेशित मूल कण होता है इसकी खोज 1932 में CD एडिसन और UF हिंस के द्वारा की गई थी। परा यूरेनियम तत्व के संश्लेषण के लिए एनरिको फर्मी का नहीं बल्कि GT सीवोर्ग का महत्वपूर्ण योगदान था। किसका था? जो यूरेनियम तत्व है इसका संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? सीवोर्ग के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कभी कभी समाचारों में आने वाले शब्द और संदर्भ विषय में। तो पहला आता है वेल सेकंड प्रयोग। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित है। नो। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, यह डिजिटल क्रिप्टो मुद्रा है, तो ये सेकंड वाला सही है। और क्राइपर ये भौतिकीकरण है, तो नहीं, तो बी वाला बस सही है। तो पहला आता है वेल सेकंड प्रयोग। कण भौतिकी का एक प्रयोग है। जो वेल सेकंड प्रयोग है वह किसका है? भौतिकी का एक प्रयोग है जिसमें वी मेसोन के गुणों के अध्ययन हेतु डिजाइन किया गया है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? जो बी मेसोन कण होते हैं उनके गुणों के अध्ययन के लिए इसको डिजाइन किया गया है। यह प्रयोग वर्तमान में जापान में संचालित किया जा रहा है तथा युग्म एक सही नहीं है, क्योंकि इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? वेल सेकंड का भौतिकी में तो किया जाता है, लेकिन बी मेसोन कणों की या गुणों की अध्ययन करने के लिए इसका किया जाता है। फिर आता है ब्लैक चेन प्रौद्योगिकी क्रिप्टो करेंसी में प्रयुक्त होता है, तो दूसरा ऑप्शन सही है। फिर आता है क्राइस्पर Cas9 जीनोम एडिटिंग तकनीक होती है। जो क्राइस्पर जीनोम एडिटिंग तकनीक है जो क्या होती है? एक ऐसी पूर्व तकनीक की तुलना में तीव्र, सस्ती और सटीक है। तो ये क्या है? Cas9 यह जीनोम एडिटिंग तकनीक है। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया था, तो ये सही है। तो विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन जी के द्वारा दिया गया था। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है, तो बी गलत है। इनने कहा है संलयन होता है, संलयन तो जुड़ना होता है, तो इनका बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ड्राई आइस, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कुछ नहीं होता, तो ये सही है। जो ड्राई आइस होती है उसको क्या कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल के द्वारा की गई थी, तो ये भी सही है। कथन भी गलत है, क्योंकि नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित होता है।
तो जो हाइड्रोजन बम होता है वह किस पर होता है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित होता है। अब आता है कथन नीचे दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। कथन ए का इसमें कहा गया है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी नहीं उपलब्ध होगी। तो ये सही है। इन्होंने कहा था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के सामने कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी प्राप्त या उत्पन्न नहीं होगी। फिर कारण क्या था? उन्हें यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा, मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती। इन्होंने कहा था कि जो आइंस्टीन का नियम है वो फेल हो जाएगा क्योंकि मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो सकती। तो दोनों सही हैं और कारण सही भी है। निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के लिए जोखिम में डाला जा सकता है? तो निम्न कणों में से ऐसा कौन सा एक है जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने की जोखिम में डाल सकता है? तो ये है माइक्रोवेव प्रोटॉन। माइक्रोवेव प्रोटॉन कोवेंज विश्वविद्यालय के भौतिकीविद गुंटूर एवं अल्फांस स्टाहलोफन ने आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने का दावा किया है। किसने किया है? तो ये कोवेंज विश्वविद्यालय के भौतिकविद हैं गुंटूर और अल्फांस स्टाहलोफन। इन्होंने आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत ठहराया। इन्होंने माइक्रोवेव प्रोटॉन को प्रकाश के वेग से अधिक वेग से संचालित करने का दावा किया था। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं? जो साइक्लोट्रॉन होते हैं वह किसको त्वरित करते हैं? तो यह प्रोटॉन को त्वरित करते हैं। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा त्वरक उपकरण होता है जिसके द्वारा प्रोटॉन, अल्फा कण और ड्यूट्रॉन आदि में उच्च वेग उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें क्या होता है? साइक्लोट्रॉन एक ऐसा त्वरक उपकरण होता है जिसके द्वारा प्रोटॉन, अल्फा कण और ड्यूट्रॉन आदि को उच्च वेग उत्पन्न किया जा सकता है। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक होते हैं या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक होते हैं या नहीं, इसकी पुष्टि स्फुरण गणक के द्वारा की जाती है। स्फुरण गणक के द्वारा की जाती है। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक की उत्पत्ति का पता स्फुरण गणक के द्वारा की जाती है। इंस्टॉलेशन काउंटर के द्वारा की जाती है। निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो किसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है? एक्सरे में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। निम्न विकिरण प्रकार में ऊर्जा क्रम का वह प्रकार होता है जिसमें एक्सरे में सबसे ज़्यादा, उससे कम अल्ट्रावायलेट में, फिर उससे कम दृश्य प्रकाश में, फिर इंफ्रारेड में होती है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में पाए जाने वाले विभिन्न विकिरण में न्यूनतम ऊर्जा रेडियो तरंगों में और जबकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा गामा किरणों में होती है। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण में किसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है? तो जो हमारे एक्स किरणें होती हैं, गामा किरणें होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण का क्रम क्या है? तो सबसे कम आती है रेडियो तरंगों में, उससे ज़्यादा माइक्रोवेव में, उससे ज़्यादा इंफ्रारेड में, फिर उससे ज़्यादा दृश्य प्रकाश में, फिर परावैंगनिक किरणों में, फिर एक्स किरणों में और फिर आती है गामा किरणों में। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। जो सूर्य है उस पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत वहां पर होने वाले नाभिकीय संलयन से होता है। ऊर्जा का अधिकांश भाग हाइड्रोजन और हीलियम का बना होता है तथा इसके भीतर के भाग का ताप करीब 10⁷ डिग्री केल्विन होता है। इतने अधिक ताप पर हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन होता रहता है तथा अपार ऊर्जा विमुक्त होती है। इसके अतिरिक्त तारों में गुरुत्वीय संकुचन भी इसी प्रक्रिया का ही स्रोत होता है। जो तारे होते हैं उनमें जो गुरुत्वीय संकुचन होता है वो भी इसी के कारण होता है। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो तारों की ऊर्जा प्राप्त होती है नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन से, दोनों से। पहला नाभिकीय संलयन से और दूसरा गुरुत्वीय संकुचन से। तारे अपनी ऊर्जा निम्नलिखित में किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। तारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है?
क्षय ऊर्जा का हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित होना। तो पहला हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में परमाणु के नाभिक आपस में संलयित हो जाते हैं, जिसके अतिरिक्त गर्म परिस्थितियों में होता है। अन्य तारों की तरह यह भी नाभिक संलयन प्रक्रिया द्वारा ही ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन का नाभिक संलयित होकर हीलियम का निर्माण करता है। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य से जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वह नाभिकीय संलयन के कारण होती है। कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? तो पहला आता है न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय प्रक्रिया होती है, तो ये सही है। तारों में ऊर्जा उत्पन्न नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है, नाभिकीय विखंडन के कारण, तो बी गलत हो जाएगा, यह नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत तो बिजली उत्पन्न करता है, तो ये सही है, उसमें भी नाभिकीय विखंडन होता है। एक परमाणु बम में बहुत अधिक ऊर्जा का उत्पन्न होता है, वो भी नाभिकीय विखंडन से होता है। नाभिकीय विखंडन में एक भारी न्यूट्रॉन नाभिक न्यूट्रॉन की बमबारी से दो अपेक्षाकृत हल्के रेडियो एक्टिव नाभिकों में टूटता है। इसका सम्मिलित द्रव्यमान मूल नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान की यह क्षति ऊर्जा के रूप में विमुक्त होती है, तो जो हमारा मूल तत्व है उससे कम होती है। जो बने हुए तत्व होते हैं उनका द्रव्यमान मूल नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान की जो क्षति होती है इससे ऊर्जा विमुक्त होती है। इसके विपरीत नाभिक के संलयन में क्या होता है? दो हल्के या दो से अधिक हल्के नाभिक एक अकेले नाभिक को संलयित करते हैं, जिसका द्रव्यमान संलयित होने वाले नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। द्रव्यमान की यह क्षति ऊर्जा के रूप में विमुक्त होती है। मतलब इसमें भी क्या होता है? जब संलयित होते हैं, संलयन होता है, तो जो हल्के हल्के नाभिक होते हैं वह एक नाभिक को बनाते हैं, जिसका नाभिक की द्रव्यमान का भार मूल नाभिक के द्रव्यमान के भार से कम होता है, और जो कमी होती है वह ऊर्जा के रूप में विमुक्त होती है। सूर्य और तारों और हाइड्रोजन बम द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है। एक कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? जो कृत्रिम उपग्रह होता है उसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सोलर सेल। कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा निर्मित ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जो बहुउद्देश्य के लिए पृथ्वी की सतह से ऊपर विभिन्न ऊंचाइयों पर स्थापित किए जाते हैं। इन उपग्रहों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जाते हैं, जिनके संचालन के लिए सोलर सेल का प्रयोग किया जाता है। यह सोलर सेल सिलिकॉन की बनी होती है, जो कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सोलर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोलर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर प्रकाशीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है, जिसका प्रयोग विद्युत जनन प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। तो प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि जो सौर प्रकाशीय प्रक्रिया होती है यह भी एक प्रौद्योगिकी है जो कि सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है। इसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में प्रयोग किया जा सकता है, तो ये सही है। फोटोवोल्टिक प्रक्रिया प्रत्यावर्ती धारा का जनन करती है, तो ये गलत है क्योंकि वह दिष्ट धारा का जनन करती है फोटोवोल्टिक प्रक्रिया। और जो हमारी सौर तापीय प्रक्रिया होती है वह एसी का जनन करती है, तो बी गलत है। चलिए हम इनका देखते हैं आंसर। तो ए आंसर सही है, क्योंकि फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी में प्रकाश वोल्टीय प्रवाह का प्रदर्शन करने वाले अर्धचालक द्वारा सूर्य विकिरण को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जो सूर्य प्रकाश होता है उसको क्या करते हैं? उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। हालांकि प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया दिष्ट धारा विद्युत का उत्पादन करती है, तो ये क्या बनाती है? जो फोटोवोल्टिक सेल होती है प्रक्रिया क्या करती है? तो डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी को जन्म देती है। फिर आती है सौर तापीय प्रणाली प्रकाश वोल्टीय प्रणाली से भिन्न होती है। जो सौर तापीय प्रणाली होती है वह प्रकाश वोल्टीय प्रणाली से भिन्न होती है, क्योंकि ये सौर ऊर्जा के द्वारा तापीय ऊर्जा का जनन करती हैं। क्या करती है? सौर ऊर्जा के द्वारा तापीय ऊर्जा का जनन करती हैं, जैसे आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है।
मार्च 2013 में भारत के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत की कुल सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल उत्पादन क्षमता 2000 मेगावाट है। स्पष्ट है कि भारत के पास फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार है। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत में प्रकाश वोल्टी इकाई के प्रयोग में आने वाली सिलिकॉन वेफर्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ऐसा तो कोई नहीं है, तो पहला तो गलत हो गया। सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है, तो ये भी गलत है, दोनों ऑप्शन गलत है। 2016 में ITA सेमीकंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट टॉप मार्केट रिपोर्ट के अनुसार भारत सिलिकॉन वेफर्स के उत्पादन रैंकिंग में 11वें स्थान पर था। किसने जारी की है? तो ये ITA सेमीकंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट टॉप मार्केट रिपोर्ट ने कहा था कि भारत सिलिकॉन वेफर्स के उत्पादन में 11वें स्थान पर है। प्रथम 3 स्थानों में क्रमशः चीन, जापान और दक्षिण कोरिया है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम सेकी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का एक निगम है। किसके अंतर्गत है? भारतीय सौर ऊर्जा निगम नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का निगम है। इसका उद्देश्य भारत और विदेश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास एवं क्रियान्वयन के संबंध में एक एकीकृत कार्यक्रम के लिए योजना बनाना और निष्पादन करना है। भारत में सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC और राज्य विद्युत नियामक आयोग SERC द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली के द्वारा किया जाता है। तो विद्युत ये जो सौर ऊर्जा शुल्क है उसका निर्धारण कैसे किया जाता है? तो केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा और राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा एक प्रतिस्पर्धी बोली के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सोलर सेल में प्रयोग किया जाता है? तो जो सिलिकॉन है उसका प्रयोग सोलर सेल में किया जाता है। सोलर सेल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। सिलिकॉन का प्रयोग सोलर सेल में किया जाता है। फोटो या प्रकाश वोल्टी सेल क्या होते हैं? तो प्रकाश वोल्टी सेल सोलर सेल होते हैं। सोलर सेल या फिर प्रकाश वोल्टी सेल एक विद्युतीय उपकरण होते हैं जो कि प्रकाश वोल्टी प्रभाव द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। फोटोवोल्टिक सेल संबंधित होते हैं, तो फोटोवोल्टिक सेल सौर ऊर्जा से संबंधित होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया संभव है क्योंकि प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन विमुक्त होते हैं, तो ये सही है। फिर आता है सेकंड, न्यूट्रॉन विखंडन प्रक्रिया तुरंत हिस्सा लेती है, तो ये नहीं होता। द्वितीय, न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे हो जाते हैं, तो ये सही है। विखंडन प्रक्रिया में विमुक्त हर न्यूट्रॉन आगे और विखंडन की शुरुआत करता है, तो ये भी गलत है। नाभिकीय रिएक्टर एक विशेष प्रकार की, मतलब पहला और सिर्फ तीसरा सही, मतलब बी ऑप्शन सही है। नाभिकीय रिएक्टर एक विशेष प्रकार की आणविक भट्टी होती है जिसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम भी 235 वाला और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। इसमें श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है जब इन विस्फोटक पदार्थों पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। न्यूट्रॉनों की गति धीमी करने के लिए भारी जल, ग्रेफाइट या फिर बेरिलियम ऑक्साइड को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार नाभिकीय रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला प्रक्रिया संभव होती है। अतः कथन ए और 3 सत्य है, किंतु बी और 4 या सेकंड और 4 सत्य नहीं है। नाभिकीय रिएक्टर क्या होते हैं? तो नाभिकीय रिएक्टर एक परमाणुक भट्टी होते हैं या फिर आणविक भट्टी भी हो सकते हैं। तो परमाणु रिएक्टर क्या है? एक आणविक भट्टी है, आणविक भट्टी। नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो ये सही नहीं है। फिर साधारणतः इनकी टोकमाय डिजाइन होती है, तो ये सही है। इसमें टोकमाय डिजाइन होती है। जो नाभिकीय संलयन रिएक्टर होते हैं इनकी कैसी होती है? टोकमाय डिजाइन होती है। यह बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं, तो ये भी सही है। दूसरा और तीसरा सही है। नाभिकीय संलयन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन, 2 हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, अतः एक यह कथन A1 सही नहीं है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं कहते हैं क्योंकि ये अभिक्रियाएं बहुत ऊंचे ताप पर होती हैं। साधारणतः नाभिकीय संलयन रिएक्टर की टोकमाय डिजाइन होती है।
कैसी होती है, टोकमाक डिजाइन होती है। नाभिक रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि परमाणु रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती, जबकि परमाणु बम में होती है। तो पहला गलत है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, तो ये सही। जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं इसमें क्या होती है, जो नाभिक श्रृंखला होती है या श्रृंखला अभिक्रिया होती है वह नियंत्रित होती है, तो बी सही है। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम समान सिद्धांत पर कार्य करते हैं, लेकिन परमाणु रिएक्टर में होने वाला जो परमाणु विखंडन होता है वह मंदक द्वारा नियंत्रित होता है, जबकि जो न्यूक्लियर बम होते हैं वह अभिक्रिया अनियंत्रित होती है। ज्ञान मतलब है कि नाभिकीय विखंडन एक श्रृंखला अभिक्रिया होती है। आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय औषधि नैदानिक एवं उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही हैं। ये वास्तव में क्या है, तो यह एक रेडियो आइसोटोप्स होते हैं। जो आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान है उसमें क्या हो रहा है, नाभिकीय औषधि नैदानिक या फिर उपचार के प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करती हैं, और ये किसका प्रयोग करती हैं, रेडियो आइसोटोप्स का प्रयोग करती हैं। वर्तमान में विभिन्न तत्वों के रेडियोधार्मिक समस्थानिक का प्रयोग नाभिकीय औषधि के रूप में नैदानिक और चिकित्सीय उपचार में किया जाता है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या है, तो थोरियम, जो कि हमें केरल के तट पर ज़्यादा और तमिलनाडु के तट पर मिल जाता है। थोरियम थोरियम एक महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है जो कि भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। थोरियम का मुख्य स्रोत मोनोजाइट होता है। थोरियम केरल, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में पाया जाता है। भारत में थोरियम के अनुमानतः भंडार 4.5 लाख टन है। एक रेडियोधार्मिक तत्व अपने या जैसे भारतवर्ष की बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो ऐसा कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ है जो कि भारत में बहुत सारे भंडार हैं, तो ये है अपना थोरियम, जो कि मोनोजाइट से प्राप्त होता है। कुछ लोगों का सोचना है कि तेजी से बढ़ रही ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के लिए भारत को थोरियम को नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए शोध और विकास करना चाहिए। इस संदर्भ में थोरियम यूरेनियम की तुलना में कैसे अधिक लाभकारी है ये बताना है। तो पहला आता है, प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम के कहीं अधिक भंडार हैं भारत में, तो ये सही है। उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए, थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पादन करता है। मतलब जो यूरेनियम की जितनी ऊर्जा उत्पादन करता है उससे कहीं ज़्यादा थोरियम ऊर्जा का उत्पादन करता है, जो कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाता है। थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह अपशिष्ट उत्पादित करता है, तो ये भी सही, मतलब तीनों ही ऑप्शन सही हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय संगठन वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार प्रकृति में थोरियम का भंडार परंपरागत परमाणु ईंधन यूरेनियम के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा है। प्रति इकाई थोरियम यूरेनियम से 250 गुना ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करता है। यहाँ माना जाता है कि पृथ्वी पर थोरियम में निहित ऊर्जा भंडार पेट्रोलियम, कोयला और अन्य जीवाश्मीय ईंधन यूरेनियम को एक साथ मिलाने से भी ज़्यादा है। इसके अलावा थोरियम रिएक्टर से निकलने वाला कचरा बाकी पदार्थ या बाकी प्रकार के जो रिएक्टर्स होते हैं उनके परमाणु कचरे के मुकाबले कहीं कम रेडियोधर्मी होता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत को तात्कालिक लाभ क्या होगा, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यदि उनका प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत को तात्कालिक लाभ क्या होगा, तो भारत का लाभ होगा क्या कि यह विद्युत उत्पादन के लिए संलयन या फिर फ्यूजन रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर एक अंतर्राष्ट्रीय नाभिकीय संलयन अनुसंधान एवं अभियांत्रिकी महापरियोजना है। इस परियोजना का लक्ष्य प्लाज्मा प्रायोगिक अध्ययन से आगे बढ़कर बड़े स्तर पर विद्युत उत्पादन में सक्षम संलयन रिएक्टर का निर्माण करना है। भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के अतिरिक्त नयाचार या एडिशनल प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने का निहितार्थ क्या है, तो भारत के संदर्भ में जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसके अतिरिक्त नयाचार का अनुसमर्थन करने का क्या निहितार्थ है, तो ये आर्सेनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षो उपाय के अधीन आ जाते हैं। तो ये क्या कर सकता है, जो आर्सेनिक परमाणु रिएक्टर हैं वह किसके अंतर्गत IAEA के रक्षोपाय के अधीन आ जाते हैं।
अतिरिक्त प्रोटोकॉल या एडिशनल प्रोटोकॉल जो कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी तथा किसी भी व्यक्तिगत देश के मध्य वार्तालाप का एक कानूनी दस्तावेज है। यह राज्यों के व्यापक सुरक्षा प्रयोगों के निरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है। क्या करता है? जो सुरक्षा उपाय होते हैं उनका निरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है। IAEA के साथ भारत का अतिरिक्त प्रोटोकॉल जुलाई 2014 में प्रभावी हुआ था। इस प्रोटोकॉल के तहत IAEA द्वारा निगरानी सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। हथियारों के निर्माण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले जो गैर रक्षा सुविधाएं हैं उनका असर होगा। इसके अतिरिक्त प्रोटोकॉल की वजह से सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और बड़े परमाणु तकनीकों के आयात में वृद्धि होगी। यह भारत के परमाणु निर्यात के आंकड़ों का संग्रह सुनिश्चित करेगा और इस बात की गारंटी देगा कि सामानों को अनाधिकृत उपयोग के लिए नहीं बांटा जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता? तो परमाणु ईंधन की श्रेणी में थोरियम आता है, यूरेनियम आता है, प्लूटोनियम आता है, लेकिन कैडमियम नहीं आता। सभी रेडियो एक्टिव पदार्थों का परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कैडमियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है, अतः यह परमाणु ईंधन में प्रयोग नहीं किया जा सकता। कैडमियम की छड़ परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन बंधक के रूप में प्रयुक्त होती है। अणु शक्ति से नहीं संबंधित ऊर्जा या खनिज को पहचान कीजिए। जो अणु शक्ति से संबंधित नहीं है ऐसा खनिज कौन सा हो जाएगा? तो क्रोमियम, क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है, जबकि मोनोजाइट, बेरिलियम और थोरियम ये सब अणु शक्ति से संबंधित हैं। सभी रेडियो एक्टिव पदार्थों का परमाणु ईंधन में रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन दिए गए विकल्प में क्रोमियम एक अणु शक्ति से संबंधित खनिज नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा ईंधन नहीं होता? तो यूरेनियम, थोरियम, रेडियम ये ईंधन है, लेकिन हीलियम कोई ईंधन नहीं बल्कि हाइड्रोजन ईंधन होता है। सभी रेडियो एक्टिव पदार्थों को परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन हीलियम एक अक्रिय गैस है। निम्नलिखित में कौन सा नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम होता है, लेकिन कैल्शियम नहीं होता। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव तत्व हैं जिनका नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि कैल्शियम हड्डी, अंडे के छिलके, शंख जो कि मोलस्क का समूह का प्राणी का मुख्य अवयव होता है, यह दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। किसका परमाणुवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? तो जो हमारा यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन लेड का प्रयोग नहीं किया जाता। नाभिकीय ईंधन या फिर परमाणु ईंधन उस सामग्री को कहते हैं जिससे विखंडन या नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन हेतु प्रयोग किया जाता है। जैसे यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले नाभिकीय ईंधन है। थोरियम का भी परमाणुवीय ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। न्यूक्लियर बम बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग न्यूक्लियर बम बनाने में किया जाता है। नाभिकीय और परमाणु ऊर्जा नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन या इन दोनों प्रकार की नाभिकीय अभिक्रियाओं के सम्मिलन से बनी जा सकते हैं। परमाणु बम में विस्फोटित होने वाला पदार्थ यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित होता है, तो परमाणु बम के सिद्धांत आधारित होते हैं परमाणु विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत परमाणु विखंडन पर आधारित होता है, जबकि जो हाइड्रोजन बम होता है इसका सिद्धांत नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या होता है? तो ये इसका ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित होता है, जिससे ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम के संलयन से अपार ऊर्जा विमुक्त होती है। यह अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम एक अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन बम विकसित किया जाता है तो हाइड्रोजन बम को एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया था। हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? तो एडवर्ड टेलर के द्वारा बनाया गया था। 1908 में हंगरी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक हर्बर्ट
टेलर को हाइड्रोजन बम के जनक यानी फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कहा जाता है। नवंबर 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रथम हाइड्रोजन बम का परीक्षण प्रशांत महासागर स्थित मार्शल द्वीप पर किया गया था। कब किया गया था? 1952 में। किसने बनाया था? हर्बर्ट टेलर के द्वारा बनाया गया था, जो कि हंगरी में जन्म हुआ था, अमेरिकी वैज्ञानिक थे। हाइड्रोजन बम का जनक इनको कहा जाता है। संवर्ध यूरेनियम होता है, तो संवर्ध यूरेनियम क्या होता है? यह एक विशेष खोल में रखी एक यूरेनियम की छड़ होती है। नहीं, प्रत्येक या प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, तो ये सही है। प्राकृतिक यूरेनियम और थोरियम का मिश्रण होता है, तो नहीं। क्रोमियम की कोटिंग की गई यूरेनियम की छड़ होती है, तो नहीं, सिर्फ बी सही है। यह प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। संवर्ध या फिर संवर्धित इंचार्ज यूरेनियम एक प्रकार का यूरेनियम होता है जिसमें समस्थानिक को विलग करने की प्रक्रिया के द्वारा यूरेनियम 235 का प्रतिशत विघटन या संगठन कृत्रिम रूप से बढ़ाया जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है? इसका संगठन है वह बढ़ाया जा सकता है कृत्रिम रूप से। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन की अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद होता है सीसा, लेड। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद लेड या सीसा है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है, तो इस पदार्थ की 3/4 का क्षयन हुए में कितना समय लगेगा? तो कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसका अर्ध आयु काल 4 महीने है, तो यदि हम उसको 3/4 समय करना है तो उसका क्षय होने में कितना समय लगेगा? तो इसको लगेगा 8 महीने। कितने लगेंगे? 8 महीने लगेगा। देखो, अर्ध आयु होती इसकी 4 महीने है, तो शेष मात्रा कितनी होगी? 1 - 3/4, तो उसका 1/4 आ जाएगा, और इससे हम निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा? 8 महीने आ जाएगा। किसी विघटन नाभिक तत्व की अर्ध आयु 5 माह या 5 वर्ष की होती है, तो 20 वर्ष बाद विघटन नाभिक पदार्थ का जो अंश बच जाएगा वह कितना होगा? तो 1/16। देखिए इतना होगा। यदि 5 वर्ष उसका अर्ध आयु काल है तो 20 वर्ष में कितना हो जाएगा उसका? 1/16। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु काल 10 दिन है, तो इसका अभिप्राय यह है कि वह पदार्थ 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा। 10 दिन में आधा हो जाएगा, और 3/4 कितने दिन में हो जाएगा? 20 दिन में हो जाएगा। सी आंसर का सही है। देखिए ऐसे निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? तो रेडियो एक्टिव पदार्थ में आता है स्टाइटिन, फ्रेंशियम, टाइटेनियम होता है, लेकिन जर्कोनियम नहीं होता। जर्कोनियम जिसका परमाणु क्रमांक 40 होता है, यह एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। प्रायः ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 80 से अधिक होता है रेडियो एक्टिव प्रदर्शित करते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में स्टेटाइन, इसका परमाणु क्रमांक 85, फ्रेंशियम जिसका परमाणु क्रमांक 87 रेडियो एक्टिव तत्व हैं, जबकि जो ट्रिटियम है या फिर टाइटेनियम है यह हाइड्रोजन का एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। निम्नलिखित में से किसका यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? तो U-235 यूरेनियम 235 समस्थानिक प्रयोग किया जाता है बिजली उत्पादन में। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पादन में यूरेनियम समस्थानिक U-235 का प्रयोग किया जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? यदि विद्युत उत्पन्न करनी है तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा में विद्युत उत्पादन के लिए रिएक्टर में यूरेनियम के आइसोटोप्स का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। जो रिएक्टर होते हैं इसमें यूरेनियम के आइसोटोप का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। भारत में थोरियम के प्रयोग का भी प्रयास चल रहा है। अभी यूरेनियम परिष्कृत U-234 और U-238 का प्रयोग किया जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं वह अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण तीनों ही
उत्पन्न करते हैं या उत्सर्जित करते हैं। ऐसे पदार्थ जो कि रेडियो एक्टिव किरणों का उत्सर्जन करते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाता है। इसमें अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो क्या होगा? तो यदि जो कंट्रोल छड़े हैं उनका प्रयोग हम नाभिकीय रिएक्टर में नहीं कर रहे हैं तो चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। जो इसकी अभिक्रियाएं हैं, श्रृंखला है, वह क्या होगी? एक सीमा से बाहर चली जाएगी। यदि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक या कंट्रोल छड़ों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो नाभिकीय प्रक्रिया जारी रहेगी और इससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की विपुल मात्रा विध्वंस का कारण बन जाएगी। नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम की छड़ों का नियंत्रक छड़ों के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में कौन सा है? तो भारत का पहला परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु संयंत्र है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र तारापुर मुंबई में स्थापित है, जिसको 1969 में कार्य प्रारंभ किया। इसकी मूल क्षमता 320 मेगावाट की है, जो कि 160 के 2 यूनिट लगाई गई हैं। यह वर्ष 2005 और 2006 में 540 मेगावाट की 2 इकाइयों ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। पहले कितनी थी? सिर्फ 320 की थी, 160 की 2 यूनिट थी, और अब क्या है? 540 मेगावाट की 2 इकाइयों का भी कार्य प्रारंभ हो गया है 2005-06 से। भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। यह भारत का सर्वप्रथम परमाणु रिएक्टर है। अप्सरा 1956 में, साइरस 1960 की स्थापना ट्रॉम्बे स्थित बार्क में की गई थी। तथापि ये अनुसंधान रिएक्टर ही थे। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र 1969 में तारापुर में लगाया गया। देखो, पहला परमाणु रिएक्टर कौन से हैं? तो ये हैं अप्सरा, जो कि 1956 में लगाया गया था, साइरस जो कि 1960 में लगाया था, फिर ट्रॉम्बे बार्क में स्थापित किया था। तथापि जो अनुसंधान ये सब क्या है? अनुसंधान रिएक्टर है। लेकिन जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है भारत का पहला, वह 1969 में लगाया था, तारापुर में लगाया था। बार्क में वर्तमान निर्देशक कौन है? तो बार्क के वर्तमान निर्देशक ये तो हो गए होंगे चीन, क्योंकि 2010 का क्वेश्चन है। फिर आता है ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस में क्या संबंध है? तो ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस ये तीनों ही भारत में शोध रिएक्टर हैं। ध्रुव रिएक्टर का डिजाइन स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। इस संयंत्र को औद्योगिक परमाणु संयंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोबाल्ट 16, क्रोमियम 51 और आयोडीन 131 आदि समस्थानिकों का उत्पादन किया जाता है। इन संयंत्र का प्रतिरक्षा के क्षेत्र में महत्व है। साइरस नाभिकीय रिएक्टर की स्थापना कनाडा के सहयोग से की गई थी। पूर्णिमा नाभिकीय रिएक्टर थोरियम चक्र का अध्ययन करने वाला विश्व का पहला और एकमात्र रिएक्टर है। कौन सा? पूर्णिमा। देखो, पहला आता है हमारा ध्रुव, ये क्या है? स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। यह संयंत्र औद्योगिक परमाणु संयंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि उद्योग में भी इसका काम किया जाता है, मतलब पूरी धुरी पर घूमता है। इसमें क्या है? कोबाल्ट है, क्रोमियम है और आयोडीन के समस्थानिक का उत्पादन किया जाता है। इस संयंत्र का प्रतिरक्षा के क्षेत्र में महत्व है। साइरस नाभिकीय रिएक्टर की स्थापना कनाडा के सहयोग से की गई थी, साइरस की। और जो पूर्णिमा है ये भी नाभिकीय रिएक्टर ही है, लेकिन थोरियम चक्र का अध्ययन करने वाला विश्व का पहला और एकमात्र रिएक्टर है। भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? तो भारत के जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उसमें यूरेनियम 238 का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा केवल 0.711% है। शेष 99.284% यूरेनियम 238 प्रकार का होता है। कुछ रिएक्टर में साधारण यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, परंतु अनेक रिएक्टरों में संवर्धित यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। कल्पक्कम प्रसिद्ध है। तो कल्पक्कम क्या है? यह परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण प्रसिद्ध है। कल्पक्कम क्यों प्रसिद्ध है? परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। कल्पक्कम तमिलनाडु में वर्ष 1971 में चेन्नई के निकट इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। इस केंद्र का मुख्य कार्य फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान एवं विकास करना है। तो क्या है? यह फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान एवं विकास कार्य करता है। वर्तमान समय में कल्पक्कम में लगभग 5677 करोड़ रुपए की लागत से 500 मेगावाट ऊर्जा वाले
प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का निर्माण किया जा रहा है। तो कितने का हो गया है? 5,667 करोड़ रुपए की लागत से 500 मेगावाट ऊर्जा वाले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का निर्माण किया जा रहा है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, यह कलपक्कम में है। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशंस एंड रिसर्च, यह हैदराबाद में स्थित है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हरिश्चंद्र इलाहाबाद में है, ना कि चेन्नई में, तो सी गलत है। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, यह कोलकाता में स्थित है। तो पहला आता है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ये कलपक्कम में स्थित है। फिर आता है एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशंस एंड रिसर्च, यह हैदराबाद में है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह इलाहाबाद में है। और शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, यह कोलकाता में स्थित है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के प्रयागराज या तत्कालीन इलाहाबाद में स्थित है। अन्य तीनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित संगठन पर विचार कीजिए। परमाणु ऊर्जा अनुसंधान एवं अन्वेषण निर्देशालय, गुरुजल बोर्ड, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड और भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन। निम्नलिखित में से परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आते हैं? तो सभी आते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय आता है, गुरुजल बोर्ड आता है, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड आता है और भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन आता है। उपयोग सभी आते हैं। प्रश्नगत जो सभी संस्थान हैं वह परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आती हैं। परमाणु ऊर्जा अनुसंधान एवं अन्वेषण निर्देशालय हैदराबाद में, गुरुजल बोर्ड मुंबई में, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई में और भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन जादूगोड़ा में स्थित है। भारत में भारी जल बनाया जाता है, तो भारी जल कहाँ बनता है? ट्रॉम्बे में बनता है। भारत में भारी जल के उत्पादन की जिम्मेदारी ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित भारी जल बोर्ड की होती है। इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। भारी जल बोर्ड 7 भारी जल संयंत्रों का संचालन करता है जो कि बड़ौदरा, हजीरा, कोटा, मुनुगुरु, तालचेर, थाल और तूतीकोरिन में स्थित है। भारत में कितने हैं? 7 दिन के अलग अलग 7 भारी जल संयंत्रों का संचालन किया जाता है। तो 7 कहाँ पर है? तो एक बड़ा होगा तो बड़ौदरा में, हजारों होंगे तो हजीरा में, दूसरा कोटा में है, मुनुगुरु में और तालचेर में, थाल और तूतीकोरिन में स्थित हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों नीचे दी गई हैं। तो पहले आती हैं परमाणु शक्ति केंद्र और स्थापित वाला राज्य। कलपक्कम, यह तमिलनाडु में स्थित है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। काकरापारा गुजरात में, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है। तो काकरापारा कहाँ पर है? तो काकरापारा हमारे गुजरात में। तो चलिए देखते हैं। कलपक्कम भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह एक छोटा सा कस्बा है। कलपक्कम मुख्यतः यहाँ स्थापित नाभिकीय संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। नरोरा गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। यहाँ भी परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के सूरत राज्य या सूरत शहर के निकट स्थित है। ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र के पूर्वोत्तर में स्थित एक उपनगर है। यहाँ भारत का नाभिकीय अनुसंधान केंद्र बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। कहाँ पर? ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में। अब निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो राजस्थान में परमाणु संयंत्र है, कौन सा? रावत भाटा है। उदयपुर नहीं है, है ना। नरोरा उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संयंत्र है। मद्रास परमाणु ऊर्जा कलपक्कम मद्रास में स्थित है संयंत्र। और कैगा यह कर्नाटक संयंत्र स्थापित है। तो राजस्थान में कौन सा है? रावत भाटा है जो कि कोटा में स्थित है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। मद्रास परमाणु ऊर्जा कलपक्कम संयंत्र है। कैगा परमाणु ऊर्जा यह कर्नाटक में स्थित है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित हैं तो नरोरा है, कलपक्कम है, ये घाटशिला और नागल नहीं है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र नरोरा कलपक्कम में स्थित है, मतलब नरोरा एवं कलपक्कम में है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर
में स्थित नरोरा में परमाणु विद्युत गृह के अंतर्गत दाबित भारी जल रिएक्टर की 220 मेगावाट क्षमता वाली 2 इकाइयां स्थापित की गई हैं। इस विद्युत गृह से दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश को बिजली प्राप्त होती है। कल्पक्कम संयंत्र चेन्नई के निकट स्थित दाबित भारी जल रिएक्टर है। तो जो कल्पक्कम है वो भी एक दाबित भारी जल रिएक्टर है जो कि 220 मेगावाट क्षमता वाली 2 इकाइयां कार्यरत हैं। इसकी संपूर्ण डिजाइन भारतीय अभियंताओं और विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र 4th भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? ऐसा कौन सा परमाणु संयंत्र है जो कि जो 4थी भूकंपीय पेटी है वहां पर स्थित है? तो यह है नरोरा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नरोरा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी 4th में स्थित है, जबकि कल्पक्कम पेटी 2nd में और कैगा एवं तारापुर पेटी 3 में स्थित है। तारापुर कैगा 3 पेटी में, कल्पक्कम 2nd में और नरोरा 4th पेटी में स्थित है। वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में सक्रिय हुआ है, स्थापित हुआ है, उसका नाम क्या है? मतलब 2000 का क्वेश्चन है ये, तो उस समय का था कैगा। कर्नाटक के कारवार में कैगा गांव में काली नदी के बाएं किनारे पर स्थापित 220 मेगावाट की दूसरी इकाई को मार्च 2000 में महाराष्ट्र को समर्पित किया गया। वर्तमान में कैगा में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की कुल 4 इकाइयां कार्यरत हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 220 मेगावाट की है। तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस परमाणु भट्टी की कितनी इकाइयां लगाई गई हैं? तो तमिलनाडु में कुडनकुलम में रूस परमाणु भट्टी की 6 परमाणु भट्टियां लगाई गई हैं। कितनी लगाई गई हैं? 6 लगाई गई हैं रूस की साइड से। तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस परमाणु रिएक्टर की 6 इकाइयां लगाने के लिए राजी हुआ है। इन 6 रिएक्टर हेतु रूस उपकरण एवं अवयव उपलब्ध कराएगा, जबकि इन रिएक्टर का निर्माण न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो इन रिएक्टर का निर्माण किसने किया है? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया है। 31 दिसंबर 2014 को कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 1000 मेगावाट क्षमता की पहली इकाई का व्यावसायिक परिचालन प्रारंभ हो गया है, जबकि 1000 मेगावाट की दूसरी इकाई का परिचालन 31 मार्च 2017 को प्रारंभ हुआ है। तो जो कुडनकुलम है किसके द्वारा लगाई गई है? रूस के द्वारा लगाई गई है। 6 इकाइयां लगाई गई हैं। 6 जो रिएक्टर हैं यह रूस उपकरण है, लेकिन इसमें जो उपलब्ध रिएक्टर है उनका निर्माण न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया है। 31 दिसंबर 2014 को कुडनकुलम में 1000 मेगावाट की क्षमता की पहली इकाई लगाई गई थी और प्रारंभ हो गया था व्यावसायिक परिचालन। फिर 1000 मेगावाट की दूसरी इकाई का परिचालन किया गया, जो कि 31 मार्च 2017 को किया गया था। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? तो इसमें प्रयुक्त किया जाता है प्लूटोनियम। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है प्लूटोनियम। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के साथ उत्पादित विखंडनीय पदार्थों की मात्रा व्यय होने वाले पदार्थों से अधिक होती है। कल्पक्कम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर का संचालन आरंभ हो चुका है, जिसमें प्लूटोनियम से यूरेनियम उत्पन्न होता है। इसमें प्लूटोनियम से यूरेनियम उत्पन्न किया जाता है। कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के विषय में क्या सत्य है? तो इसमें केवल प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रायोगिक होता है। तो ऐसा तो नहीं है, अभी पढ़ा था हमने, यूरेनियम तो यूज ही नहीं होता। क्या होता है इसमें? तो प्लूटोनियम होता है। फिर आता है दूसरा, इसमें प्लूटोनियम कार्बाइड एवं प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड का मिश्रित ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये सही है। जो इसमें प्लूटोनियम कार्बाइड और जो प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड है, इसका मिश्रण ईंधन के रूप में प्रायोगिक होता है। इसमें 200 मेगावाट से अधिक परमाणु विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। तो ये भी सही है, दूसरा और तीसरा सही है। कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्लूटोनियम कार्बाइड एवं प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड का मिश्रण ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। इसमें 200 मेगावाट से अधिक परमाणु विद्युत उत्पन्न की जाएगी। इसके ईंधन में
70% मात्रा प्लूटोनियम कार्बाइड की, जबकि 30% मात्रा यूरेनियम कार्बाइड की होगी। इस प्रकार कथन दूसरा और तीसरा सही है, जबकि पहला गलत है। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्राकृतिक जो प्लूटोनियम कार्बाइड होता है और यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है कलपक्कम फास्ट ब्रीडर में। 200 मेगावाट से अधिक की परमाणु विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। इसमें ईंधन के लिए 70% मात्रा प्लूटोनियम कार्बाइड की, जबकि 30% मात्रा यूरेनियम कार्बाइड की होती है। कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक प्रयोग लाता है? तो जो हमारे कलपक्कम है वो कौन से प्रकार का शीतलक प्रयोग करता है? तो द्रवित सोडियम का प्रयोग करता है। कलपक्कम में वर्ष 1985 में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर का परिचालन किया जा रहा है। इस रिएक्टर में प्लूटोनियम और यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का प्रयोग किया जाता है, जबकि द्रवित या गलित सोडियम का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो एक नाभिकीय रिएक्टर में जो भारी जल होता है वह क्या करता है, वह न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है, मतलब मंदक की तरह यूज किया जाता है। भारी जल या हैवी वाटर हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है। परंपरागत नाभिकीय रिएक्टर जिसमें यूरेनियम 238 और प्लूटोनियम 239 ईंधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसमें भारी जल मंदक या मॉड्यूलेटर के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका कार्य श्रृंखला अभिक्रिया की निर्मुक्त तीव्र गति वाले न्यूट्रॉनों की गति को कम करना होता है, ताकि श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सके। ग्रेफाइट एवं बेरिलियम का प्रयोग भी मंदक के रूप में किया जाता है। आधुनिक संवर्धित यूरेनियम वाले रिएक्टरों में सामान्य हल्का जल या लाइट वाटर H2O ही मंदक का कार्य करते हैं। जो आधुनिक है उसमें यूरेनियम वाले जो रिएक्टर होते हैं उसमें हल्का जल करते हैं, लेकिन कई में ग्रेफाइट और बेरिलियम का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। ये क्या करता है, तो जो हमारी मंदक होता है वो क्या करता है, जो पूरी कार्य होता है इसका, वह श्रृंखला अभिक्रिया में जो निर्मुक्त तीव्र गति वाले न्यूट्रॉन होते हैं उनकी गति को कम कर देता है और यह अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है इसकी। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसके मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के जैसे यूज किया जाता है ग्रेफाइट और भारी जल। परंपरागत नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट औद्योगिक स्तर पर निर्मित होने वाले शुद्धतम पदार्थों में से एक है तथा अत्यधिक तापमानों पर भी अधिक गुण पाए जाते हैं, मतलब अपने गुण में बना रहता है, बहुत सारे तापमान पर भी, अत्यधिक तापमान पर भी अपने गुणों को बनाए रखता है। तथापि आधुनिक संवर्धित यूरेनियम वाले रिएक्टर में साधारण जल भी मंदक का कार्य करता है। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है एक मंदक के रूप में या फिर विमंदक की तरह भी इसका प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसी मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जो हमारा भारी जल होता है वह मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। शीघ्र उत्पादी रिएक्टर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो कि बिजली उत्पन्न करता है। तो विखंडन प्रक्रिया के द्वारा जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है क्या करता है, विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा या फिर बिजली उत्पन्न करता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो कि विखंडन प्रक्रिया के द्वारा बिजली उत्पन्न करता है। एक ब्रीडर रिएक्टर वह होता है जो क्या करता है, अब विखंडन होने वाले पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती, नहीं होती है, पहला गलत है। जो केवल हैवी वाटर प्रयोग में लाता है, तो ये भी गलत है। जो विखंडन होने वाले पदार्थों को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है, तो ये सही है। जो पदार्थ है वो क्या करता है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या करता है, जो विखंडन होने वाले पदार्थों को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है। एक ब्रीडर रिएक्टर एक ऐसी नाभिकीय रिएक्टर होता है जो कि ईंधन के रूप में जितना विखंडनीय पदार्थ व्यय करता है उससे अधिक उत्पन्न होता है, उत्पन्न करता है। द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अब दूसरे देशों में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स आयात करने की स्थिति में है। इन रिएक्टरों की क्षमता कितनी होगी? तो द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अब दूसरे देशों से भी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स आयात करने की स्थिति में है। तो ये कितनी क्षमता का मंगा सकता है? तो 240 मेगावाट या फिर 540 मेगावाट तक का। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया विदेशों से 240 मेगावाट या 540 मेगावाट क्षमता के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स का आयात करेगा। भारत की ओर से यह
बयान परमाणु ऊर्जा आयोग के तत्कालीन चेयरमैन श्री कुमार बनर्जी के वियना में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की 54वीं आम सभा में लिया गया था। निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? तो ये है कुडनकुलम की जो नाभिकीय शक्ति संयंत्र है, इसकी कुल स्थापित क्षमता अत्यधिक होती है। महाराष्ट्र के तारापुर स्थित तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता 1400 मेगावाट है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता 880 मेगावाट है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की जो कुल स्थापित ऊर्जा है वह 440 मेगावाट है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुल स्थापित ऊर्जा 2000 मेगावाट है। तो सबसे ज्यादा किसकी है? तारापुर की है जो की है 1400। कैगा की है 880, काकरापारा की है 440 मेगावाट और जो कुडनकुलम है उसकी सिर्फ 2000 मेगावाट है। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? तो इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। भारतीय परमाणु आयोग ने पोखरण में अपना पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण 18 मई 1974 को किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के अलावा किसी अन्य राष्ट्र द्वारा किया गया पहला पोस्ट नाभिकीय परीक्षण था। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य हैं उसके अलावा किसी अन्य राज्य ने या अन्य राष्ट्र ने पहली बार ऐसा किया था। इस परमाणु परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा कोड नाम दिया गया था। पोखरण सेकंड परीक्षण कब किया गया था? तो पोखरण सेकंड किया गया था 11 मई 1998 को। पोखरण सेकंड के अंतर्गत भारत ने ऑपरेशन शक्ति के तहत राजस्थान के पोखरण परीक्षण स्थल में 5 परमाणु परीक्षण किए थे। प्रथम 3 परीक्षण 11 मई 1998 को और 2 अन्य परीक्षण 13 मई 1998 को किए गए थे। मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। बताइए पोखरण किस राज्य में है? तो पोखरण है हमारे राजस्थान में। भारत के परमाणु परीक्षण का स्थल पोखरण राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। इसके साथ वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।